तो आज जो हमारी वीडियो है ये चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम चैप्टर कर रहे हैं। और ये क्लास नाइन्थ का है चैप्टर, और चैप्टर नंबर क्या है हमारा 4th है। स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ही जो अक्षर दे रखा है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें, एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। कोई भी मैटर है उसकी सबसे बेसिक यूनिटी क्या होती है, एटम या मॉलिक्यूल। अब ये शब्द है हमारा एटम, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड था क्या वो, एटमोस। एटमोस से ही वर्ड निकल के आया क्या हमारा, एटम। ये जो ग्रीक वर्ड एटमोस था, इसका क्या मतलब होता है। ग्रीक वर्ड एटमोस का मतलब क्या था, अनडिविजिबल, जिसे हम डिवाइड ना कर सके, या अनकटेबल। हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो महर्षि कनाद थे, उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते चले जाए दो हिस्सों में, फिर दोबारा उसके और छोटा करेंगे, जो हमारा आधा हिस्सा मिला फिर उससे आधा करेंगे, इस तरह डिवाइड करते जाएं, तो ये जो कोई भी पदार्थ है वो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये पदार्थ और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। उसी अवस्था को क्या बोला था, परमाणु। इंग्लिश में अगर हम बोले तो यही अक्षर होगा, पदार्थ, और इसे क्या बोला था, परमाणु। तो यही क्या था, एटम था। लेकिन इंडिया की लैंग्वेज में या एंशियंट इंडियन लैंग्वेज के अंदर इसे परमाणु बोला गया। ग्रीक वालों ने इसे क्या बोल दिया कि ये अनकटेबल है और अनडिविजिबल है। तो ये एटम के बारे में था। जो एटम होता है आज की डेट में, तो हमें पता है एटम क्या होता है कि भी बीच में तो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर जो एक डॉट घूम रहा है, यही क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मॉडल है फिलहाल जो हमें पता है। लेकिन पुराने समय पे, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट एटम आर इनडिविजिबल। पहले क्या माना जाता था, एटम क्या है, इनडिविजिबल एंड डोंट हैव एनी इनर स्ट्रक्चर, और इसके बाद कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सबसे लास्ट स्टेप ही क्या है, एटम, पहले ये माना जाता था। इसके बाद ये आगे इसके बाद कुछ और नहीं है, मतलब इसका फर्दर डिविजिबल नहीं है। फिर बाद में हमें पता लगा नहीं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा फिर और भी पता है हमें, 1/zeta करके पार्टिकल होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और भी हम इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद भी और छोटे पार्टिकल भी हैं। तो ये इसके क्या है, डिविजिबल है। पहले जब तक हमें क्या पता था कि लास्ट स्टेज क्या है, एटम की है। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते साइंटिस्ट ने क्या है, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे, और ये प्रूफ कर दिया था कि एटम क्या है, डिविजिबल है। ये याद रखने वाली बात है, एटम डिविजिबल है। ये 19वीं सेंचुरी के बाद हमें पता लग गया था। इसी तरह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन या डाल्टन। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी भी दे दी थी, जिसे डाल्टन थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक बात बोली थी कि एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है। और इन्होंने, जॉन डाल्टन ने ही ये थ्योरी दी थी। अच्छा, तो थॉमसन आएंगे, ठीक है। जॉन डाल्टन ने थ्योरी दे दी थी कि एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल है। ये डाल्टन जी की फ़ोटो है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो दिया गया था वो हम देख लेते हैं। एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। जो एटम है वो कितनी, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जब हमने बाद में स्टडी करी। इसके अंदर, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम है ये क्या होता है, एटम हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास क्या होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। ये मैंने सिंबल भी बना रखा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के आगे कुछ नहीं बना रखा है, मतलब न्यूट्रल है। होल द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो पूरा मास है एटम का वो कहाँ कंसनट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। वाइल इलेक्ट्रॉन विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस हैव वेरी वेरी स्मॉल मास। अगर ये एक एटम है हमारा,
मान लेते हैं स्पेरिकल शेप है, इसका लगभग सारा मास तो कहाँ पे होता है, सेंटर में। यहाँ जहाँ पे हमारे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इसका 99.9% क्या होता है, वेट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, ये होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल मास होता है इनका, बहुत ज़्यादा कम, वेरी लेस मास। ये क्या है, हैवी मास इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी मास क्या है इसका बहुत कम मास होता है इसके उसमें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इसके ये जो हमें लाइन दिख रही है ना, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही क्या है, रोटेट करते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स। इन्हीं ही फिक्स ऑर्बिटल को बोलते हैं एनर्जी लेवल या सेल्स। आगे इसके बारे में आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो जो एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो एटम है अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर। जैसे नोट, हाइड्रोजन एटम इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ये मेरे ख्याल से जो ये पीडीएफ के पीछे बैकग्राउंड है, इसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी स्लो आ रही होगी, तो एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। हेलो, हाँ, तो अब मैंने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड, तो अब ये शायद विजिबल होगा, अच्छे से देख लेने एक बार। हाँ, तो हम कहाँ पे आ गए थे, चलते हैं अपने। जैसे हम देख रहे थे, जो हाइड्रोजन है इसके अंदर एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी या क्या हुआ था, ये देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन, या हाँ, जे थॉमसन ही बोल देते हैं, ये इनका यह फुल फॉर्म होगी, तो इसकी थॉमसन की मैं बता देता हूँ अभी। तो इन्हें जो जे थॉमसन भी बोला जाता है इन्हें। इसका मतलब क्या था, जोसेफ जॉन थॉमसन। THOMSON। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, थॉमसन ने। इन्होंने किया क्या था या क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, देखते हैं। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल वर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस की गई। जो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड था हमारा, हमें पता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास एट अ वेरी हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यहाँ से एक हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड, और एनोड के अंदर क्या किए गए, परफोरेटेड मतलब छेद किया गया। और यहाँ से जब हाई वोल्टेज पास की गई तो कैथोड रे से रेज निकली होंगी, और यहाँ छेद हो रहे थे, पीछे यहाँ बायोल्यूमिनेंस एक मटेरियल लगाया गया। जब यहाँ पे ये रेज आई होंगी, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे ग्लो किया, ये वैक्यूम पंप लगा रखा था, यहाँ से रेज निकली होगी इस तरह से। तो एज दे ओरिजिनेटेड एट कैथोड, जो रेज कैथोड से निकली है, इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या हो गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसे क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो हुआ क्या, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे बहुत ज़्यादा स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज करती है, ये इनसे मिलके बनी होती है, जिन्हें हमने क्या कहा बाद में, इलेक्ट्रॉन। और यही की डिस्कवरी इन्होंने करी थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिंस ऑल द गैसेज फ्रॉम कैथोड रेज इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल एटम कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑल गैसेज होती है कैथोड रेज के अंदर, सबके अंदर से निकलती है कुल मिला के, तो इसलिए हमने बोल दिया हर एटम के पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हमने बात कर ही ली है, और सभी एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस, ये हम लिखते भी है कई बार, इस तरह से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, 1.6 10⁻⁻19, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1.6 10⁻⁻19 कोलम्ब, सी लिखना भी भूलना नहीं है। जो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता है? माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली है तो -1। ठीक है। जो रिलेटिव मास है इलेक्ट्रॉन का, अगर हम यू में देखें तो 1/1836 यू, और अगर एब्सोल्यूट निकाले इसे सोल्व करें तो ये क्या आता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻28। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो मास है ये केजी में है या ग्राम में है, ये हमें पता होना चाहिए। ये किसके अंदर, ये कई जगह हमें केजी में मिलेगा, कहीं जगह ग्राम में मिलेगा। तो अगर 28 आए तो हम इसे बोल देंगे ग्राम, और कई बार ऐसे भी मिलेगा 9.1 10⁻31, तो हम इसे क्या बोलेंगे? केजी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ऐसे मिलेगा कभी ऐसे मिलेगा। ये होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं केजी लिख लेता हूँ, वो सॉरी ग्राम लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की गई? द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन। जो प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर वो किसके द्वारा बताया गया? गोल्डस्टीन के द्वारा। एक ट्रिक हम बहुत ज़्यादा फेमस है जो याद भी करते हैं, ईट पर नाच। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करी थॉमसन ने। पी से क्या होता है? यहाँ पे हम याद रखेंगे प्रोटॉन के बारे में और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एन से भी बताऊंगा इसकी। एन से क्या है? न्यूट्रॉन, और सी से क्या है? चैडविक, CHADWICK, CHADWICK, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का तो हमें पता है क्या है? ई गोल्डस्टीन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में बोल देते हैं रदरफोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि किसकी डिस्कवरी किसने करी है, तो ये तो ज़रूर याद रखनी है हमें। तो आगे चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू हाई वोल्टेज ए गैस एट वेरी लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। सेम इस तरह के एक वो बनाया गया। अब की बार क्या किया गया? इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई हाई वोल्टेज में, पहले भी की थी, एक गैस के ऊपर लो प्रेशर के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल वर गिवन एट एनोड। अब की बार एनोड पर पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड के ऊपर से स्टार्ट की गई। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेज। और जब अब की बार एनोड से की गई है तो इस यहाँ से रेज जो निकलेगी उन्हें क्या बोला गया? एनोड रे। दीज पार्टिकल वर पॉजिटिवली चार्ज एंड द एनोड रे पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये डिपेंड करता है हमने कौन सी गैस रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एनोड रे किस तरह की निकलेगी। जो मास है और चार्ज एनोड रे का पार्टिकल का डिपेंड होगा नेचर ऑफ गैस टेकन ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब। बात हमने कर ली है। दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन, और इसे हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सभी एटम के अंदर क्या मिलता है। प्रोटॉन को हम पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव। प्रोटॉन के लिए याद रखना सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। आपकी बार क्या है? जैसे परफोरेटेड था ना, आपकी बार इधर लगा दी हमने जैसे एनोड, और यहाँ पे लगा दी कैथोड। अब की बार हमने कैथोड रे को परफोरेटेड किया और सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। यहाँ पे हमने ये देखा जोन सी गैस रख रहे हैं उसके हिसाब से एनोड रेज निकलती है, किसी में किस नेचर की, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। हमने ये कंक्लूड किया कि एनोड से एनोड रे निकलेगी। इन्हें नाम दिया हमने प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। वही वापस, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन एटम के बराबर था। जो रिलेटिव मास है प्रोटॉन का वो क्या माना? 1U।
एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज 184 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना, लगभग 1836 गुना 1 अपॉन ये था इलेक्ट्रॉन का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1 अपॉन में 1836 और लगभग यही 1836 40 लगभग यही मान लेते हैं, कट के वापस क्या आ जाता है 1, तो इसके इतने गुना होता है। इस कहने का मतलब ये है इतने टाइम्स। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है अपोजिट टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गलत लिख दिया है, ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल एंड अपोजिट होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और चार्ज प्रोटॉन पे होता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। रिलेटिव चार्ज पॉजिटिव 1 होगा, और मास क्या होगा वापस, ये किसके अंदर दे रखा है हमें, ग्राम के अंदर। अगर 1.6 इंटू 10⁻27 आ जाए तो ये किस में आ जाएगा, हमारा केजी के अंदर आ जाएगा। ये बात भी याद रखनी है हमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का मतलब है नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ याद रखनी है वो याद ये रखना है, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और इसका मास कितना होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये तो याद रखना ही रखना है। ये ट्रिक से अगर कोई याद कर सकता है तो कर लेना, ईजी रहेगा। अब जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी, न्यूट्रॉन की, 1932 के अंदर। विच आर न्यूट्रल पार्ट, जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल पार्ट है और न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है, ये बात बताई गई। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट कंटेन न्यूट्रॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। सभी एटम के पास क्या है, न्यूट्रॉन होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की भी एक वैरायटी, आइसोटोप्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा वहाँ पे। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, सिंबल न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इज़ नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, रिलेटिव मास 1 ही होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। एब्सोल्यूट मास वापस वही जो हमने यहाँ पढ़ा है, सेम रहेगा, इतने ग्राम या 1.6 10⁻27 kg। चार्ज क्या है, ये तो हमें पता है, न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, जब कोई चार्ज ही नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मान लो अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, किसी का भी मास निकालना है तो उसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन होगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। किसी भी चीज़ का जो मास है एटम में, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर लगभग सारा वजन ही कहाँ होता है, हैवी यही तो होता है, ये तो इसका कोई मास इतना हैवी होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के एटम का क्या बन जाता है, मास। अगर मान लो कार्बन का निकालना है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 12U क्या हो गया, इसका हमारा मास हो गया है। यह हमने बात कर ली है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी के बारे में देख लिया है, और डिस्कवरी हमने खैर कोई डिटेल तो नहीं देखी है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं जो मॉडल्स आए थे इनके डिस्कवरी के लिए, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फेमस मॉडल है और इम्पोर्टेंट भी है। थॉमस फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिपेयर किया था मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इन्होंने क्या किया था, इस समय तक एट दिस टाइम ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर हुए थे, और वो भी कोई बहुत अच्छी तरीके से या परफेक्ट उसमें नहीं, हमें आइडिया हो गया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जैसी नॉलेज हमें बाद में जाके हुई है, इस तरह की डीप नॉलेज नहीं थी। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग, थॉमसन का जो मॉडल था वो सिमिलर था क्रिसमस पुडिंग की तरह। इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है स्पेरिकल पॉजिटिव चार्ज के अंदर, आर लाइक करेंट्स या ड्राई फ्रूट्स या चेरी वेरी भी बोल देते हैं इन्हें, स्पेरिकल शेप क्रिसमस पुडिंग के अंदर, बात वही कर रहे हैं जैसे ये रहा थॉमसन मॉडल। मान लो अगर ये केक है तो इसके अंदर ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स है, ये तो हमारे क्या हो गए उसने बताए थे,
ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बाकी ये वाला सरफेस है पूरा, ये वाला क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन हो गया। ये बात इसने बताई थी थॉमसन ने। और थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से क्या बात कही गई, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। एक एटम है जो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या एम्बेडेड है। अब जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है इन एटम का इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से जो एटम है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। इट हैज़ ओवरऑल इट हैज़ नो ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। थॉमसन मॉडल ने बताने की कोशिश करी कि भाई जो उनका मॉडल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन फेल हो गए इसे एक्सप्लेन करने में। बोल तो दिया कि हाँ भाई मेरा तो न्यूट्रल है, सब ने पूछा कैसे है, क्यों है, कुछ बताओ, सबूत दिखाओ, तो उस चीज़ में क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द वेरियस एक्सपेरिमेंट। जो भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट लोगों ने कहा कि अच्छा ये ऐसे करके दिखाओ, ये बताओ, उस चीज़ में नहीं कर पाया, नहीं हो पाया उस टाइम पे जो अदर साइंटिस्ट ने बोला। जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, तो इन्हीं के एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। इन्होंने अपने टीचर की बात को सही करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया इनके फेवर के लिए। बाद में इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला, वो बात अलग है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी ना कह के हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन्होंने ढूंढा था उस टाइम पे। न्यूक्लियस भी बोल देते हैं उसे। इन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके अंदर 2 यूनिट होती है पॉजिटिवली चार्ज की, और जिसका मास कितना होता है 4u। अब मैं बता सकता हूँ ये कैसे इसका मास 4u है। ये इन्होंने एक हीलियम का एटम लिया था, अच्छा लिखा ही है, यहाँ पे एटम लिया गया था हीलियम का। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 2 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास इसका क्या हो गया, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या हो गया 4u। हीलियम आयन लिया था इन्होंने, या हीलियम एटम लिया था। जो रदरफोर्ड है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी में इन्हें क्या पता लगा कि भाई एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो कैसे हुआ, व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर अलाउड टू स्ट्राइक ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल ऑफ अबाउट 1000 एटम थिक इन वैक्यूम, इट वाज फाउंड दैट। जब एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर डाला जो सिर्फ कितनी मोटी थी, 1000 एटम लेयर थिक थी बस। हमें दिखने में लग रहा है 1000 लेयर तो बहुत होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन 1000 लेयर सिर्फ एटम की थी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा थिन थी ये। थिक का मतलब ही यहाँ पे क्या है, थिन। इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट गोल्ड फॉइल। ये पाया गया कि बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल थी सीधी निकल गई, स्ट्रेट निकल गई गोल्ड फॉइल से। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। बहुत थोड़ी अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और 1 आउट ऑफ 12,000 अपीयर टू रिबाउंड, और 12,000 में से कोई एक वापस लौट के आई। इसके बाद इनका जो कंक्लूजन था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। जो पॉजिटिवली चार्ज है एटम को ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो बहुत थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है अंदर तो है नहीं, बाहर होंगे, और उसकी वजह से उस एटम के चारों ओर घूमते होंगे, उन्होंने ये बात बोली। और लेकिन ये भी बताया ऑल द पॉजिटिव चार्ज
एंड द मास ऑफ एटम वर कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर। एटम का जो भी वजन होगा सारा कहाँ था, सेंटर के अंदर ही था कंसनट्रेटेड। ये बात इन्होंने बोली। इसकी वजह से इट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। इसकी वजह से न्यूक्लियस की ये पाया गया कि एटम के सेंटर में कुछ तो है पॉजिटिव। बाद में उस पॉजिटिव को ही क्या बोल देगा, न्यूक्लियस है। यहाँ से पता लगा न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस होता है जो एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस होता है जो एटम का वो डेंस होता है और हार्ड होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ये भी बताया कि जो साइज है न्यूक्लियस का बहुत छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से कैसे पता लगा, ये साफ साफ बता रखा है ना। सारी जो वो थी कहाँ गया, ऑल द पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट मैं एग्जैक्ट लाइन दिखाता हूँ। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट गोल्ड फॉइल। सारी सीधी निकल गई है। यहाँ से क्या पता लग गया है कि साइज है न्यूक्लियस का वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है एटम के हिसाब से। अब इनकी कुछ कमियां भी थी, तो हाँ इसकी कुछ कमियां भी निकली है इस मॉडल की। क्या कमियां थी वो द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वापस जो इनके टीचर की वो थी वही चीज़ ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर कि एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल कैसे है। क्यों, एक मतलब साइंटिस्टों ने सवाल पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एटम खाली है, ये एटम है पूरा, साइज इसका बहुत छोटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी लूज़ करेंगे। मान लो पहले बड़ा सर्कल बना रहे थे, एनर्जी थोड़ी कम हुई तो थोड़ा और छोटा बनेगा, और एनर्जी गई तो थोड़ा और छोटा पार्ट वो बनेगा सर्कल, और कम हुई तो और ज़्यादा कम हुई, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच के अपने अंदर मिला लेगा। और जब पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव चला गया तो एटम तो खत्म, गायब हो गया एटम, लेकिन एटम तो होता है। तो ये बात तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ना इनके टीचर कर पाए थे। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेशन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट हो रहा है मोशन के अंदर, तो वो क्या है, रेडिएट करता है एनर्जी को, रिलीज करता है, खोता है। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा और क्या करेगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। देन द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, और एटम क्या है, हाईली अनस्टेबल होगा। हेंस मैटर कुड नॉट एग्जिस्ट इन ए फॉर्म दैट इज नोन नाउ, बट इट इज़ नोन एट दैट एटम आर स्टेबल। एक बार दोबारा देख लो, इसका मतलब एटम क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हेंस मैटर कुड नॉट एग्जिस्ट इन ए फॉर्म दैट इज़ नोन नाउ, लेकिन मैटर इस फॉर्म में जो हमें आज पता है उस समय ऐसे नहीं पता था। बट इट इज़ नोन दैट, लेकिन ये तो पता था एटम आर क्या है, स्टेबल। आज जितनी नॉलेज हमें एटम के बारे में नहीं थी, पर ये तो पता भी एटम तो था, हर चीज़ से एटम से मिलकर बनी है, एटम स्टेबल चीज़ है, ये बात तो पता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर एटम क्या दिख रहा है हमें, अनस्टेबल दिख रहा है। इसका मतलब ही क्या है कि ये मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जिस कारण ये इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। मतलब हम अभी कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अगर हम देखें तो ये जैसे यहाँ से एक लेड ब्लॉक शील्ड है, इसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल छोड़े, बीम छोड़ी एक अल्फा पार्टिकल की, गोल्ड फॉइल से निकली। अधिकतर बीम क्या है, सीधी निकल गई। बहुत कम बीम क्या अपने रास्ते से भटकी है, और 12,000 में कोई एक बीम वापस लौट के आई है। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे एक जिंक की क्या लगा रखी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जैसे जैसे बीम आ रही थी तो यहाँ पे क्या है, फ्लैश होती थी, चमकती थी। ये भी इसका एक डायग्राम दिखा रखा है कि ऐसे सीधी सीधी एटम की रेज निकल गई, कुछ का रास्ता क्या है इस तरह डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा बहुत, और कोई 12,000 में से कोई एक है जो लौट के वापस गई भी और वापस आ गई। तो ये 12,000 में से कोई एक केस हुआ है। ये इनका मॉडल था। ड्रॉबैक हमने इनकी पढ़ ली है कि भाई एटम अगर घूमेगा तो एनर्जी खोएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन में मिलके ख़त्म, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एटम अनस्टेबल ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इनकी ड्रॉबैक थी। अब इनके ही एक और क्या थे, स्टूडेंट थे जिनका नाम था बोर, नील बोर।
तो इन्होंने बोर मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू नील बोर द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड होता है न्यूक्लियस के कुछ फिक्स ऑर्बिट में, उन ऑर्बिट को क्या बोला गया? डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला गया इलेक्ट्रॉन के। ईच ऑर्बिट हैव डिफरेंट रेडियाई, और अलग हर ऑर्बिट के पास अपनी अलग क्या होती थी? रेडियस होती थी। ये बात इन्होंने करी। When an electron revolving in a particular orbit around the nucleus, electron does not radiate energy। उसने कहा कि तुम यही तो कह रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। ये कह रहा है एक फिक्स ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, वो ऐसे ही घूमता ही रहेगा। ये बात इन्होंने कही। तो उन्होंने कहा इसलिए वो अब एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। ये बात इन्होंने बताई। बोर मॉडल ऑफ एटम कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलो। बोर मॉडल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक एटम है मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लोकेट है स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर ऑफ एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रैपिडली इन फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसे ही एनर्जी लेवल या सेल्स बोला जाता है। देयर इज लिमिट इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ईच सेल कैन होल्ड। ये जो अलग अलग यहाँ पे क्या बनाए गए? सेल्स बनाई गई इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, कि भाई इसके अंदर ही घूमते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर सेल की कैपेसिटी होती है कि पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, दूसरी सेल के अंदर कितने आ पाएंगे, इसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ये बात इन्होंने कही कि ईच सेल कितना होल्ड कर सकती है, उसकी एक लिमिट होती है। और सब ने पूछा क्या लिमिट है, तो उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले का ये ऐसे वो लिखते हैं, जैसे 2n²। जहाँ पे जो n था, n का मतलब क्या है? ऑर्बिटल नंबर या ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल भी से बोलते हैं। एनर्जी, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो सेल दे रखी है अलग अलग, हर सेल में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके जनरेट करता है या वो होती है उसके अंदर। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन स्टेबल। ये कह रहा है जो एटम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमता रहेगा उसके अंदर जो एनर्जी है वही रहेगी, ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक ही एनर्जी से चारों तरफ घूमता रहता है और कोलैप्स नहीं होता है। ये बात इन्होंने बोली। और इस वजह से जब ये कोलैप्स नहीं होगा, मतलब रेडिएट एनर्जी करके यहाँ पे नहीं जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब लोग क्या बोल पाए? जब इसने बोल दिया, सब ने कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो इसने बोल दिया कि नहीं करेगा मेरे वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो फिक्स ऑर्बिट है। अब आगे कोई बोल ही नहीं पाया कुछ, क्या बोले। तो ये इलेक्ट्रॉन को फिलहाल तक एक्सेप्ट कर रखा है। अभी तक हमें इसका कोई और अपडेटेड मॉडल नहीं मिला, इसलिए हम इसी मॉडल को क्या है मानते हैं। हाँ भाई ऐसे ही होगा। जब आप 11th क्लास में जाओगे आपको पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर भी कुछ वो है। यहाँ भी क्या है, कोई सर्कुलर पाथ मिलेगा आपको, कोई इस तरह मिलेगा आपको, डंबल शेप मिलेगा, कोई डबल डंबल शेप मिलेगा। वो 11th की बात है, बाद में करेंगे। फिलहाल तक ये मॉडल एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पे ये इस तरह दिखा रखा है, जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया है, इसके बाहर ये एक शेल हो गई, 2 3 4, तो इनके नाम दे दिए। पहले वाली शेल को क्या बोल दिया इन्होंने? पहले को बोल दिया K, दूसरे को बोल दिया L, तीसरे को बोल दिया M, चौथे को बोल दिया N। इसने बताया यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे N की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, सेकंड सेल है। थर्ड को बोल दिया N बराबर 3, फोर्थ को बोल दिया N बराबर 4। और फॉर्मूला वही है 2n², 2 × 1² किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। ऐसी 2n² के हिसाब से अगर N की वैल्यू 2 रखे तो दूसरी सेल में कितने आ जाएंगे? 8। इसके हिसाब से अगर तीसरी रखेंगे तो कितने आएंगे? 18। और फोर्थ में क्या रखेंगे? 32। इनके हिसाब से है। बाद में जब हम देखेंगे ये जो KLMN वाला चक्कर था, ये भी बस यहाँ तक ही 20 तक तो ये फॉलो होता है, उसके बाद ये आगे चलते ही नहीं है। तो ये भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इन्होंने क्या दिया नील बोर्ड ने, ये जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, उसे ठीक कर दिया अपने मॉडल के अंदर, और ये सेल्स दे दी, न्यूक्लियस KLMN सेल के बारे में बता दिया। ये डायग्राम हमने देख ही लिया है। अब बात आएगी हमारी किसकी? एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो 1 मिनट में पानी पी लूँ, उसके बाद फिर वापस पढ़ाता हूँ।
हम्म, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर है कंस्टिट्यूट होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखना है किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। इसी तरह जो एटॉमिक मास है इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी कहाँ कह रही थी, यहाँ पे ये रहा ना मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसी क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एटम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया जाता जब किसी भी एटम का मास निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया जो एटम में इलेक्ट्रॉन का मास है वो होते ही नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का ही होता है मास तो, और न्यूट्रॉन का होता है। एंड ओनली मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कंसिडर्ड। हमें पता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर लाइटेस्ट पार्टिकल, देयर मास इज नॉट कंसिडर्ड। पॉइंट में वैल्यू बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, दुखी करेगा। इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास नंबर। मास नंबर भी बोलते हैं। बात यह है जो मास है, एटॉमिक मास है, उसे मास नंबर भी बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ये मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा, कोई एलिमेंट एक्स है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ तो हमने दिखा दिया मास नंबर और यहाँ पे हम क्या दिखा दिया हमने, एटॉमिक नंबर। या हम इसे कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मास नंबर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर, कैसे लिख लो, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये हमें पता है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ए का मतलब एटॉमिक मास, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन ये भी देखो गलत लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। अगर हाइड्रोजन हमें डिनोट करना है तो हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1। इसका मतलब है ये तो हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ये हमारा हो गया मास नंबर। ऐसे भी दिखा देते हैं 1 1 करके, ये एटॉमिक नंबर है और ये क्या है, मास नंबर है। इसमें से कोई भी वो दिखा सकते हैं, एच के साथ 1 1 ऐसे दिखा सकते हैं, 1 1 ऐसे दिखा सकते हैं, 1 1 ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का दिखाना है, ऑक्सीजन का क्या नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16। तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं 8 16, हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं 8 16, हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं 8 16, कैसे भी करके दिखा सकते हैं। जेड वही हो गया, जेड मतलब एटॉमिक नंबर और ए मतलब एटॉमिक मास। ये हमें पता ही है 16 कहाँ से आया, क्योंकि इसके अंदर 7 तो प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये आपको सबके लिख के देखने चाहिए, पता होने चाहिए, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। इस तरह कोई भी आइटम दे देगा कि मान लो उसका ये 11 दे दिया एक नंबर तुम्हारा, या और यहाँ पे दे दिया 23, कि अब बताओ ये क्या है, तो फिर तुम्हें पता लगाना पड़ेगा 11 एटॉमिक नंबर और 23 मास नंबर किसका है। फिर पता लगा कर फिर तुम लिखोगे कि क्या मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कुछ है, पोटेशियम, ये सब तुम पता लगाओ कि पहले है क्या। जैसे 11 एटॉमिक नंबर Na का होता है, तब हम डिनोट करके लिख देंगे Na, ठीक है। अभी आएगा ये भी सवाल जब हम इसके वो करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब जो टॉपिक आता है वो होता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, याद रखने के लिए, सेम एटॉमिक नंबर होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं एक दूसरे के। मान लो जैसे हाइड्रोजन ही था, ये हाइड्रोजन था, हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। ये हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 हो जाए, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, पर ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होगा, आइसोटोप्स हो गए। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मास नंबर अलग हो गया है। तो यही तो क्या है, डिफरेंट मास नंबर होगा तो क्या बोल देते हैं हम उसे, आइसोटोप्स। जैसे देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं ये रे। जैसे यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, क्या लिखूँ मैं, स्पेस कहाँ है भाई,
जैसे C, ये तो हमारा हो गया, इधर लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ लिख देते हैं 12, या C एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 13 C, और ये हो गया 14। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 आइसोटोप्स हो गए कार्बन के। इसी तरह हाइड्रोजन के भी मैंने दिखा दिए, इनके तो नाम भी आ जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो ईच आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जो भी आइसोटोप्स होता है किसी एलिमेंट का प्योर सब्सटेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी तो आइसोटोप्स की सिमिलर होगी है तो तीनों हाइड्रोजन ही, बट फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ये याद रखने वाली बात है। आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग होती है। इसके अलावा सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर तो पता ही है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 35 मास नंबर का होता है और एक होता है 37 का। नेचर के अंदर 35 वाला ज़्यादा मिलता है और 37 वाला कम मिलता है। इसका एक सवाल है, क्वेश्चन भी करेंगे हम जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 35.5 क्यों होता है इसका ये, तो हम देखेंगे कि भाई ज़्यादा अमाउंट में 35 वाला मिलता है, 1 में ये मिलता है। ये 100% के हिसाब से इन्हें ब्रेक डाउन करके, ये सवाल है प्रॉपर, उस सवाल को जब हम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल याद रखना, वैसे हम मास नंबर 35.5 मान लेते हैं इसका, एवरेज निकाल के क्लोरीन का। एक आइसोटोप ये होता है कि ये होता है मास नंबर के हिसाब से। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या है, जो यूरेनियम है उसका आइसोटोप किस चीज़ में यूज़ होता है, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन का ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर के अंदर। अब आता है हमारा आइसोबार्स। जो आइसोबार्स है इसके अंदर सेम, अब की बार इससे उल्टा हो जाएगा, यहाँ डिफरेंट मास था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मास हो जाएगा। यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसे क्या बोल देंगे, आइसोबार्स। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन, हमने देखा था यहाँ पे कार्बन का मास नंबर कितना है, 14। नाइट्रोजन का भी हमें पता है एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 7, लेकिन मास 14 भी है। तो इस एक तरह से ये कार्बन का ये और ये आपस में ये क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। इनका मास नंबर क्या हो गया, सेम, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। तो एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। तो आइसोबार्स का मतलब यही है कि भाई मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द सेम ऑफ एटम ऑफ दी स्फीयर ऑफ एलिमेंट। न्यूक्लियॉन हमें पता है कैसे निकाल लेंगे हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ के। इनके भी सवाल आएंगे, इसलिए मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च कर रहा हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सवाल भी आएंगे इनके, बाकी मैंने बता तो दिया ही है, एक बार लोग बता ही देता हूँ। जो टोटल नंबर है न्यूक्लियॉन्स के इन द सेम इन एन एटम ऑफ दिस, टोटल नंबर है न्यूक्लियॉन्स के इन द सेम, इज द सेम इन द एटम ऑफ दी स्फीयर ऑफ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इनके अंदर न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या होता है, सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या होगा, जब इन्हें जोड़ के देखेंगे तो पता लग जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हें मिला के तो बनता है न्यूक्लियॉन। तो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वल मिलेगा। जहाँ पे जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे सेम आएगा। बाकी इसके सवाल हैं वो हम करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, जो ये मैंने सेल बताई थी KLMN, उसके बेसिस पे किया है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये 2, 8, 18, 32, ये हमने लिख रखा है 2, 8, 18, 32। वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई 2n² का है, n की वैल्यू 1, 2, 3 है, पुट करेंगे तो इस तरह ये नंबर आएंगे। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोई भी सेल होल्ड कर सकती है वो क्या है, 8। पहले वाली सेल तो कितने होल्ड कर सकती है, 2, 1, 2। इसके बाद वाली सेल कितने होल्ड कर सकती है, 8। और इसके बाद जो अगले वाली सेल है वो भी इसके अकॉर्डिंग तो 18 है, लेकिन कर कितनी पाती है, सिर्फ 8 ही होल्ड कर पाती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन सीधा इस वाली सेल में आ जाए, पहले ये वाली भरेगी फिर ये वाली भरेगी तब जाके इसका नंबर आएगा। द सेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, और सेल को स्टेप वाइज मैनर के अंदर क्या है, फिल किया जाता है जैसे दिखा रखा है।
हाइड्रोजन के अंदर एक है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है। हीलियम के अंदर क्या है, 2 है। लिथियम के अंदर 2 तो इनर में हो गई और एक क्या हो गया, आउटर में हो गया। इसके अंदर 2 तो इनर थी, आउटर में भी 2 हो गई बेरिलियम में। बोरोन में आउटर में कितनी हो गई, 3। कार्बन में कितनी हो गई, 4। इस तरह बढ़ती गई है। नियोन इसे में देख लेते हैं, जैसे इसमें देखें 2, 8, 10, 7, 17, 18 तक ही दे रखे हैं। तो यहाँ तो बस दूसरी शैल तक ही दे रखा है। अगर तीसरी शैल आ जाएगी इसके बाद, तो आर्गन के बाद अगर इसके अगली आ जाए, मान लो कैल्शियम की देख लें हम 20, तो 2, 8, 10, 8, 18 अगली शैल में कितने लिखेंगे हम, फिर 2 लिखेंगे। इसके अंदर ही नहीं लिखने पर बैठ जाएंगे। यहाँ तो तीसरी शैल में कितने आने चाहिए, 18, लेकिन हम देखें इसकी पहली शैल, दूसरी शैल, तीसरी शैल में 8 के बाद हम चौथी शैल में जंप कर जाते हैं। यहाँ के बाद ये फॉलो नहीं होता है रूल। तो आपको 20 तक याद करना है। 20 तक आप ऐसे याद कर सकते हैं, 2 पहली शैल में, फिर 8, फिर 8, और इसकी लास्ट सेल में हमें कैल्शियम तक याद करना है। मान के चलो 18 या 8 तक, हमें सिर्फ यहाँ तक आएगा कैल्शियम के हिसाब से। 2, 8, 8, 2 हमें कैल्शियम तक ही याद करना है। 1, 2 आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके आगे ये फॉलो नहीं होता है प्रॉपर। तो हमें कैल्शियम तक ही याद करना है ये वाला। तो वैलेंस सेल फिल करने का तरीका, बस लास्ट टॉपिक और फिर ख़त्म क्लास। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ए एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे आखिरी वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मान लो 1, 2 तो यहाँ हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे में मान लो मैंने बना दिया 1। तो ये कह रहा है जो सबसे लास्ट में होगा वही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी। ये क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंसी, कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा या अपने साथ और को लाएगा। जैसे हर किसी एटम की इच्छा होती है कि अपनी लास्ट सेल को फिल करके रखे पूरा, तो इसकी आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो ये कर सकता है कि कहीं से 7 उधार मांग ले, या ये कर सकता है कि अपने 1 को किसी को दान दे दे, तो ये वाली शेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जाए तो ये वाली शेल क्या हो जाएगी, ख़त्म। आउटर मोस्ट शेल अपने आप ही क्या हो गई, फिलअप हो गई। तो डिपेंड करता है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कि ये शेल ये किसी से लेगा या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे दे रखा है फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। इसका मतलब है सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, 281। 281 ये सोडियम का ही बना रखा है मैंने। इन द सोडियम एटम एम शेल इज द आउटरमोस्ट शेल और वैलेंसी शेल। पहली क्या थी, के, दूसरी क्या थी, एल, तीसरी क्या हो गई, एम। ये जो तीसरी शेल है यही क्या है, वैलेंस शेल है, क्योंकि इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन है। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम, देयरफॉर सोडियम हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 1। तो यहाँ से हम सोडियम की वैलेंसी बता देंगे कितनी होगी, 1। आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोज इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेकन पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई रिएक्शन होगी तो यही सबसे पहले टेक पार्ट करेगा, हिस्सा लेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। बाकी अगर ये ना हो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फुल्ली सेल है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा केमिकली, इसलिए ही आखिरी वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब नोट की बात है, इन ऑर्डर टू फाउंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम वी शुड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट यूजिंग द एटॉमिक नंबर। आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, the outermost cell will be the valence shell of the number of electron present in it, give us the number of valence electron। लास्ट सेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगी। वैलेंसी ऑफ मेटल की क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल की क्या होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कुछ नहीं है, देखो हम फटाफट यहाँ करते हैं।
बस अब 5 मिनट के अंदर टॉपिक ख़त्म हो रहा है। हम ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं फटाफट इनकी वैलेंसी लिखते हैं। इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। इसके लास्ट में कितने हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। यहाँ पे लास्ट में कितना है? 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम के यहाँ कितने हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। इसमें लास्ट में कितने हैं? 5। आउटर मोस्ट सेल में टोटल हो कितने सकते हैं? 8। इसके पास 5 है, तो या तो ये क्या करेगा, या तो किसी से 3 लेगा या अपने 5 किसी को दे देगा। तो क्या चीज़ ज़्यादा आसान है? मैं ऐसे करता हूँ, 3 लेगा मतलब नेगेटिव किसी से उधार लेगा, 5 किसी को देगा तो 5 पॉजिटिव। तो क्या चीज़ आसान है? किसी से अपने 5 देना है, किसी से 3 लेना। सीधी सी बात है, 5 लेने से अच्छा तो 3 देना है। तो ये क्या करेगा, 5 तो है ही इसके पास, 3 उधार ले लेगा किसी से। 3 उधार ले लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। तो यही कहा था, जो नॉन मेटल है उसके अंदर क्या होता है, 8 में से लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस कर देते हैं। 8 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, माइनस करके 3 कर लेंगे। आप इधर ये इसमें जा ही क्यों रहे हो? सीधा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, उसे किस चीज़ में फ़ायदा है। मेटल नॉन मेटल से हमें कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं? 6। या तो किसी से 2 लेगा या किसी को 6 अपने दे देगा। तो क्या आसान है? सीधी सी बात है, किसी से 2 लेना आसान है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। माइनस प्लस नहीं, सिर्फ 3 लिखेंगे वैलेंसी अगर पूछेगा तो। सॉरी 2, कहाँ दिमाग जा रहा है, 2 लिखा है ना, तो 2। फ्लोरीन है, इसके लास्ट में कितने हैं? 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट है, तो ये किसी को अपने साथ देगा या एक किसी से ले लेगा? एक किसी से ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसके तो लास्ट में 8 ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसे किसी को देना ना किसी को लेना, तो इसकी क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। क्योंकि ना लेना ना देना, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई है। सोडियम के लास्ट में 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है तो 2। एल्युमिनियम में 3 है तो 3। सिलिकॉन में 4 है तो 4। 4 में ये हो जाता है ना, या तो 4 किसी से ले ले या 4 किसी से दे दे। तो दोनों केस इक्वल है, तो यहाँ पे हम 4 ही मान लेते हैं इसकी वैलेंसी। यहाँ पे 5 है तो वापस क्या है, किसी से 3 ले लेगा तो 3। इसमें 6 है तो किसी से 2 ले लेगा, हो गए 8। 7 है तो किसी से 1 ले लेगा, हो गए 8। आर्गन में वापस 8 के 8 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। तो इसकी वैलेंसी होगी हमारी 0। तो हमने सबकी क्या लिख दिया? वैलेंसी लिख दी है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, और चैप्टर नंबर इसकी भी एक क्विक रीजन हो गई। क्विक तो नहीं, लगभग घंटा हो गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पूरा 8 से लेकर Z तक का हमने कोशिश करी है ख़त्म करने की। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।